हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। तो देखिए, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए 2 प्रश्न तो हमारी परीक्षा के अंदर इससे बनेंगे ही बनेंगे। तो इसे अपन लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर अपन लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट की भूमिका को और इसके अर्थ को समझने से पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई किसी भी देश की जो वित्तीय प्रणाली होती है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है, सबसे पहले तो वो किस प्रकार का होता है। अगर हम किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली अगर हम किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली, इसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम। अगर हम किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली को समझने की कोशिश करें तो आप लोग भी नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, ताकि जो है आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अपन हर चीज़ को लिख लिख कर आराम से जो है डिस्कस करेंगे, समझेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो है अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी दिनों से हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा थ्योरी की तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो देखिए, किसी भी देश की जो वित्तीय प्रणाली होती है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है, इसके 4 मुख्य घटक होते हैं या तत्व होते हैं। अगर मैं सबसे पहले रखूं तो देखिए, इसके अंदर होती है व्यावसायिक फर्म। क्या होती है? व्यावसायिक फर्म। ठीक है, जिन्हें अपन इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? बिजनेस फर्म्स। इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बिजनेस फर्म्स। एक तरफ होता है घरेलू क्षेत्र। क्या होता है? घरेलू क्षेत्र, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर अपन लोग कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। एक तरफ होता है बैंक। क्या होता है? बैंक। और एक तरफ होता है वित्तीय बाजार। क्या होता है? वित्तीय बाजार। तो किसी भी देश की जो वित्तीय प्रणाली होती है उसके क्या होते हैं? 4 मुख्य घटक होते हैं, और इन्हें अपन को समझना बहुत जरूरी है, जिसे अपन कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। तो कोई भी देश जो होता है उसकी जो वित्तीय प्रणाली होती है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है, इसके कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। और ये 4 घटक अगर आपको समझ में आए तो आपको इस चैप्टर को समझना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले अपन लोगों को यही सीखना है कि किसी भी देश की जो वित्तीय प्रणाली होती है, इस वित्तीय प्रणाली के अंदर क्या होते हैं? 4 घटक होते हैं। एक होता है व्यावसायिक क्षेत्र, जिसे अपन लोग बिजनेस फर्म्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? व्यावसायिक क्षेत्र को अपन लोग बिजनेस फर्म्स के नाम से पुकारते हैं। एक होता है घरेलू क्षेत्र, जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर कह के पुकारते हैं। एक होता है वित्तीय बाजार, जिसे हम फाइनेंशियल मार्केट कह के पुकारते हैं। और एक तरफ होते हैं बैंक। जो इन 4 तत्वों के अंदर जो घरेलू क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? घरेलू क्षेत्र को कहा जाता है सरप्लस यूनिट। क्या कहा जाता है? घरेलू क्षेत्र को कहा जाता है सरप्लस यूनिट। और जो बिजनेस फर्म्स होती हैं, बिजनेस फर्म्स को कहा जाता है डेफिशिएट यूनिट। क्या कहा जाता है? डेफिशिएट
यूनिट कहा जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जो घरेलू क्षेत्र है इनको क्या कहकर पुकारा जाता है, इनको कहा जाता है सरप्लस यूनिट्स, और जो बिजनेस फर्म्स होती हैं इनको कहा जाता है डेफिशिएट यूनिट्स कहा जाता है। अब घरेलू क्षेत्र को सरप्लस यूनिट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन लोगों के पास क्या होती हैं, सेविंग्स होती हैं। क्या होती हैं? सेविंग्स होती हैं। अब ये अपनी सेविंग्स यानी बचतों को क्या करती हैं, दो तरीके से उपयोग में लेती हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो घरेलू क्षेत्र यानी कि जो हम लोग होते हैं वो हम लोग अपनी बचतों का क्या करते हैं, या तो हम अपनी बचतों को क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं। क्या करा देते हैं? बैंक में जमा करा देते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी बचतों को वित्तीय बाजार में लगा देते हैं, और वित्तीय बाजार से क्या कर लेते हैं, हम लोग प्रतिभूतियों का क्रय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रतिभूतियों का क्रय कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। किसको? सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं। सिक्योरिटीज को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। अब इस बाजार में ये सिक्योरिटीज किसकी होती हैं? बिजनेस फर्म्स की होती हैं, व्यावसायिक क्षेत्र की होती हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या होती है, ऋण की आवश्यकता होती है। इन लोगों को क्या होती है, ऋण की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है, डेफिशिएट यूनिट्स कहा जाता है। तो ये अपनी ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करती हैं, प्रतिभूतियों का निर्गमन करती हैं। और इन प्रतिभूतियों को जो हम लोग हैं वो लोग क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो वित्तीय बाजार में जैसे ही हम प्रतिभूतियों को खरीदते हैं तो हमारा पैसा कहाँ चले जाता है, हमारा पैसा चला जाता है डेफिशिएट यूनिट्स यानी कि व्यावसायिक फर्म के पास चला जाता है। और जो लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक इन्हें एज अ लोन किसको दे देता है, बिजनेस फर्म्स को दे देता है। कैसे दे देता है? एज अ लोन। तो किसी भी देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो इसी तरीके से क्या करता है, रन करता है। यानी कि हर देश के अंदर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है जिनके पास क्या होती है, सेविंग्स होती हैं, और वो अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं, या तो बैंक में जमा करा देते हैं, और बैंक इन सेविंग्स को क्या करता है, एज अ लोन बिजनेस फर्म्स को दे देता है। या फिर हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स के थ्रू वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में जाकर क्या कर लेते हैं, प्रतिभूतियों का क्रय कर लेते हैं। यानी कि शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, इन लोगों को इन चीज़ों को हम परचेज कर लेते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। और जैसे ही हम इनको खरीदते हैं ये पैसा किसके पास चला जाता है, व्यावसायिक फर्म के पास चला जाता है। यानी कि पैसे का जो रोटेशन है वो इस तरीके से होता है। फिर ये लोग वापस क्या कर देते हैं, बैंक को उनका ऋण चुका देते हैं, और शेयर धारकों को या ऋण पत्र धारियों को उनका पैसा ब्याज सहित या लाभांश सहित क्या कर देते हैं, चुका देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि रोटेशन घूमता ही जाता है। अब इसके अंदर हमको इस बात को समझना है कि जो बैंक है और जो वित्तीय बाजार है ये एक तरीके से क्या कार्य कर रहे हैं। बैंक और वित्तीय बाजार क्या कर रहे हैं कि सरप्लस यूनिट्स और डेफिशिएट्स यूनिट के बीच में क्या कर रहे हैं, एक कड़ी का कार्य कर रहे हैं। इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि जो बैंक है और जो वित्तीय बाजार है यानी कि जो बैंक और फाइनेंशियल मार्केट है वो इस सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर वो डेफिशिएट यूनिट और सरप्लस यूनिट के बीच में क्या कर रहे हैं, जो डेफिशिएट यूनिट्स हैं जिनको ऋण की आवश्यकता है और जो सरप्लस यूनिट्स हैं जिनके पास पैसा है, इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक कड़ी का कार्य कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, कड़ी का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपन को एक बात समझनी होगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, एक कड़ी का कार्य कर रहे हैं। यानी कि ये इनकी बचतों को क्या कर रहे हैं, व्यावसायिक फर्मों तक
पहुंचा रहे हैं ताकि उत्पादक कार्यों के अंदर उनको लगाया जा सके और देश का आर्थिक विकास हो सके। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझनी पड़ेगी, इस चीज़ को नोट करिएगा कि बैंक और वित्तीय बाजार, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से नोट डाउन करिएगा कि बैंक व वित्तीय बाजार, बैंक व वित्तीय बाजार घरेलू क्षेत्र व व्यावसायिक क्षेत्र के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। घरेलू बैंक व वित्तीय बाजार घरेलू क्षेत्र व व्यावसायिक क्षेत्र के मध्य क्या करते हैं? मध्य कड़ी का कार्य करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं। परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, परंतु बैंक व वित्तीय बाजार दोनों एक दूसरे के, बैंक व वित्तीय बाजार दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतियोगी होते हैं। अब इस लाइन से क्या बात स्पष्ट हो रही है कि वित्तीय बाजारों में बैंक शामिल नहीं है। वित्तीय बाजार एक अलग अवधारणा है और बैंक एक अलग अवधारणा है। दोनों ही जो हैं घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र के मध्य में कड़ी का कार्य करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतियोगी होते हैं। अर्थात बैंक को वित्तीय बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अर्थात बैंकों को वित्तीय बाजार के अंतर्गत, अर्थात बैंकों को वित्तीय बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। बैंकों को वित्तीय बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि कई बच्चे सोचते हैं कि सर बैंक भी जो है वो वित्तीय बाजारों के अंतर्गत ही शामिल है, क्योंकि बैंक भी वित्त प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि बैंक भी फाइनेंस देने का काम करता है। तो बैंक जो है वो भी फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल मार्केट दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं और ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्पिटिटर हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्पिटिटर हैं। और ये एक्चुअल में क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म्स के बीच में एक चेन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? चेन का कार्य करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वित्तीय बाजार क्या है, तो वित्तीय बाजार का अर्थ आप लिख लीजिए। पहले तो हमने ये समझ लिया कि भाई किसी भी देश की जो वित्तीय प्रणाली होती है, जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, वो किस तरीके का होता है। घरेलू क्षेत्र अपना पैसा बैंक में जमा कराता है, बैंक एज अ लोन व्यावसायिक फर्म को दे देते हैं, या फिर घरेलू क्षेत्र क्या करता है? वित्तीय बाजार में आके प्रतिभूतियों का क्रय कर लेता है और ये पैसा किसके पास पहुंच जाता है? व्यावसायिक फर्म के पास पहुंच जाता है। व्यावसायिक फर्म बैंकों को उनका ऋण ब्याज सहित वापस चुका देता है, या फिर व्यावसायिक फर्म जो होती है वित्तीय बाजार में ऋण पत्रधारियों को लाभांश प्रदान करके और पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करके, ऋण पत्रों का शोधन करके ब्याज सहित उनका पैसा वापस
लौटा देती है। तो इस तरीके से ये चक्र जो है चलता ही रहता है, ये साइकिल जो है रोटेट होता ही रहता है। और बैंक और वित्तीय बाजार जो हैं क्या करते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के मध्य में कड़ी का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। बैंकों को वित्तीय बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। फाइनेंशियल मार्केट एक अलग कंसेप्ट है। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है, वित्तीय बाजार वह बाजार है, वित्तीय बाजार वह बाजार है जहां प्रतिभूतियों का निर्माण, जहां वित्तीय संपत्तियों का निर्माण, वित्तीय बाजार वह बाजार है जहां वित्तीय, अभी इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं आपको, जहां वित्तीय संपत्तियों का निर्माण व विनिमय होता है। वित्तीय बाजार वो बाजार है जहां वित्तीय संपत्तियों का निर्माण व क्या होता है, विनिमय होता है। यानी कि कहने का मतलब फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक ऐसा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल असेट्स, जहां पर फाइनेंशियल असेट्स, अब फाइनेंशियल असेट्स क्या होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां वित्तीय संपत्तियों का, अब वित्तीय संपत्तियों में किसको शामिल किया जाता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स का निर्माण यानी कि क्रिएशन व विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यानी कि अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट किया जाता है और इनको एक्सचेंज किया जाता है। तो जिस बाजार के अंदर फाइनेंशियल असेट्स का क्रिएशन होता है और उनको एक्सचेंज किया जाता है, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो अब आप लोगों को बैंक और फाइनेंशियल मार्केट में एक डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा कि बैंक क्या है और फाइनेंशियल मार्केट क्या है। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ, स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को, हमने फाइनेंशियल मार्केट के मीनिंग को समझ लिया, फाइनेंशियल सिस्टम को समझ लिया, हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि भाई बैंक क्या होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बात को समझने की कोशिश करिएगा कि फाइनेंशियल मार्केट को और डीपली अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। वित्तीय बाजार, भाई वित्तीय बाजार में बैंक शामिल नहीं है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और वित्तीय बाजार जो होते हैं किस तरह के बाजार होते हैं,
वित्तीय बाजार के अंदर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल असेट्स को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और उनको एक्सचेंज किया जाता है। तो वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इसके दो सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के कितने भाग होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के दो भाग होते हैं। तो इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो भाग या दो सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का देखिए एक सेगमेंट जो होता है वो होता है मुद्रा बाजार। क्या होता है, एक होता है मुद्रा बाजार, यानी कि जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार को अपन लोग क्या कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट का जो दूसरा भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, पूंजी बाजार। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी बाजार, यानी कि कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया मुद्रा बाजार और एक हो गया पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है गौण बाजार। कैपिटल मार्केट के भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है गौण बाजार। अब इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राथमिक बाजार को अपन लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, और गौण बाजार को अपन लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई फाइनेंशियल मार्केट के कितने पार्ट होते हैं, तो हमारा आंसर होगा फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो सेगमेंट होते हैं। अब एक होता है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में क्या होता है, जो व्यावसायिक फर्में होती हैं वो क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण जो है उसकी व्यवस्था हो पाती है। यानी कि मुद्रा बाजार का संबंध किससे है, अल्पकालीन ऋणों से है। यानी कि अगर किसी व्यावसायिक फर्म को एक वर्ष से एक वर्ष तक की अवधि का ऋण चाहिए तो वो कौन से मार्केट से कलेक्ट कर सकती है, मनी मार्केट से, मुद्रा बाजार से क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अपन एक एक मार्केट को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुद्रा बाजार जो होता है यहाँ से जो व्यावसायिक फर्में होती हैं वो कौन सा ऋण कलेक्ट कर सकती हैं, अल्पकालीन ऋण, यानी कि शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं कलेक्ट कर सकती हैं। और जो पूंजी बाजार होता है, क्या होता है, पूंजी बाजार होता है, यहाँ से जो व्यावसायिक फर्में होती हैं वो कौन सा ऋण प्राप्त कर सकती हैं, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण। कौन सा, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अगर किसी व्यावसायिक फर्म को मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो वो कहाँ से कलेक्ट कर सकती हैं, वो कलेक्ट कर सकती है पूंजी बाजार से। कहाँ से कलेक्ट कर सकती हैं, पूंजी बाजार से। और पूंजी बाजार के अंदर भी, पूंजी बाजार के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है गौण बाजार, यानी कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसमें भी प्राइमरी मार्केट का जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको हम कहते हैं न्यू इशू मार्केट। इसको न्यू इशू मार्केट क्यों कहते हैं, अभी अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लॉन्च करती है
तो उसे हमेशा प्राइमरी मार्केट में लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो आप शेयर मार्केट देखते हो जिसे अपन स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वो गौण बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? पहले से निर्गमित, यानी कि जो सिक्योरिटीज पहले से ही मार्केट में लॉन्च हो रखी हैं उनको रीसेल और रीपरचेज करने का काम किया जाता है, यानी कि इसमें पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, इसमें नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो इसलिए इसे न्यू इशू मार्केट कहते हैं और इसे एक तरीके से ओल्ड इशू मार्केट आप कह सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट जो है वो कौन सा पूंजी बाजार है? वो गौण पूंजी बाजार है, वो प्राथमिक पूंजी बाजार नहीं है। तो देखिए इस टेबल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली आपके सामने क्लियर हो रहे हैं कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड करें तो फाइनेंशियल मार्केट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? फाइनेंशियल मार्केट को हम 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, या 2 अपन कह सकते हैं सेगमेंट्स में अपन क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। इसके फर्स्ट सेगमेंट क्या है? इसका है फर्स्ट सेगमेंट है मनी मार्केट। इसका फर्स्ट सेगमेंट क्या है? मनी मार्केट। और इसका सेकंड सेगमेंट क्या है? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट से आप कौन से फंड्स कलेक्ट कर सकते हो? शॉर्ट टर्म फंड्स कलेक्ट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट से आप मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड जो है कलेक्ट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट के भी कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट को एक तरीके से अपन ओल्ड इशू मार्केट कह सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर बाजार है वो किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ध्यान रह जाए ताकि ये टेबल आपके लिए बहुत ही यूजफुल बन जाए। इसमें नई प्रतिभूतियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज। क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज। इसमें नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसमें नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है और इसमें पहले से निर्गमित यानी कि पहले से इशू की गई, पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसमें पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो आप लोगों को जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको पूरी तरीके से मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की कि एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट है क्या। और देखिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे कि भाई किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कि भाई फाइनेंशियल मार्केट है क्या, हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल मार्केट लिखा हुआ है, लोग बाग क्या करते हैं केवल शेयर मार्केट पढ़ के चले जाते हैं। अरे भाई शेयर मार्केट पढ़ के जाने से काम नहीं होगा, शेयर मार्केट तो फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन होल डायग्राम में से आपके सामने एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लास 12th का ये चैप्टर है लेकिन अपन को ग्रेजुएशन लेवल पर इसको तैयार करना है कि भाई फाइनेंशियल मार्केट। पहले तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि फाइनेंशियल बैंक और फाइनेंशियल मार्केट एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। फाइनेंशियल मार्केट में आप बैंक को इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। तो पहले तो अपन ने इस कंसेप्ट को क्लियर करा। फिर अपन ने इससे भी पहले क्या समझा कि किसी देश का फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके का होता है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक बैंक होता
है ना। अपन ने इस चीज को समझा। फिर अपन लोगों ने ये समझा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के कितने पार्ट हैं, फाइनेंशियल मार्केट का अर्थ क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो इसका संबंध किससे होता है, शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से, इससे इनका संबंध होता है। और इसके पूरे स्ट्रक्चर को अपन लोगों ने यहां पर क्या करा, ड्रॉ कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक सेगमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे और किस तरह के प्रश्न हमसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं इसको समझेंगे। एक मिनट बच्चों। तो यहां तक का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब अपन लोग किसकी बात करेंगे, अब अपन लोग बात करेंगे मुद्रा बाजार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मुद्रा बाजार के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो मुद्रा बाजार का जो कंसेप्ट है वो अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मुद्रा बाजार, और मुद्रा बाजार को अपन लोग इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार को अपन लोग इंग्लिश में कहते हैं मनी मार्केट। क्या कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं मनी मार्केट से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको समझने की आप लोग कोशिश करना, और हो सके तो मेरे साथ में ही इसको नोट डाउन करिएगा। देखिएगा मुद्रा बाजार, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है, इस मार्केट के थ्रू क्या होता है, 1 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋणों का प्रबंध किया जाता है। इस मार्केट में, इस मार्केट के थ्रू, इस मार्केट के थ्रू शॉर्ट टर्म फंड्स, इस मार्केट के थ्रू शॉर्ट टर्म फंड्स को अरेंज किया जाता है। अर्थात 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण, अर्थात 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण, यानी कि अगर किसी भी व्यावसायिक फर्म को 1 वर्ष तक की अवधि का ऋण चाहिए तो वो कौन से मार्केट से कलेक्ट कर सकती है, वो मनी मार्केट से कलेक्ट कर सकती है। यानी कि इसके बारे में एक चीज और कही जाती है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो पहले तो अपन ने ये समझ लिया कि इस मार्केट के थ्रू शॉर्ट टर्म फंड्स को अरेंज किया जाता है, अर्थात 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण, यहाँ से पूरा लिख लेते हैं, 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण यहाँ से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। फिर दूसरी लाइन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको समझने की कोशिश करना। यह कार्यशील पूंजी, यह कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। यह कार्यशील पूंजी के वित्त का स्रोत है, यह कार्यशील पूंजी के वित्त का, वित्त यानी कि फाइनेंस का, फाइनेंस का स्रोत है। यानी कि अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी को क्या है,
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो मुद्रा बाजार से क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कार्य सॉरी, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कार्यशील पूंजी के प्रबंध के लिए, है ना, कौन सा बाजार है, तो आपका आंसर होगा मुद्रा बाजार। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर किसी व्यावसायिक फर्म को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो वो वित्तीय बाजारों के अंतर्गत कौन से बाजार से लिया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा मुद्रा बाजार। और इस बाजार के अंदर क्या होता है, 1 वर्ष तक की अवधि के जो ऋण होते हैं उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये बात इसकी इंपॉर्टेंट हो गई कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर किसी बिजनेस फर्म को है तो वो उसके लिए फाइनेंस कहाँ से अरेंज कर सकती है, मनी मार्केट से अरेंज कर सकती है। अब देखो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, इस बाजार के अंदर ट्रांजैक्शन किस प्रकार के होते हैं। इस बाजार के अंदर यदि मैं लेन देन की बात करूं कि इस बाजार के अंदर लेन देन किस प्रकार का होता है, ट्रांजैक्शंस किस प्रकार का होता है। इस बाजार के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है ना। या तो इसके अंदर क्या होता है नगद में ऋण लिए जाते हैं, या फिर क्या किया जाता है कि 1 वर्ष की अवधि में शोधन होने वाली प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी कि इसमें लेन देन 2 तरीके से किया जाता है, या तो नगद में ऋण लेकर, नगद में ऋण लेकर भाई, या तो कंपनी क्या करेगी, एक नगद में क्या करेगी, लोन ले लेगी, यानी कि कैश के अंदर क्या करेगी, लोन ले लेगी, या फिर क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी नगद में ऋण ले लेगी, या फिर कंपनी क्या करेगी 1 वर्ष में, या फिर इसमें क्या होगा 1 वर्ष में शोधित होने वाली, शोधित मतलब रिडीम होने वाली प्रतिभूतियों, यानी कि सिक्योरिटीज, 1 वर्ष में शोधित होने वाली प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय। तो इसमें लेन देन 2 तरीके से होता है। या तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट लोन ले लेती है, किसका, अप टू 1 ईयर का, अप टू 1 ईयर, या तो 1 वर्ष तक का नगद लोन ले लेती है, या फिर इस बाजार के अंदर क्या किया जाता है, 1 वर्ष में रिडीम होने वाली प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो इसमें लेन देन जो है 2 तरीके से किए जाते हैं। इस बाजार के अंदर लेन देन कितने तरीके से किए जाते हैं, 2 तरीके से किए जाते हैं। या तो डायरेक्ट कैश के अंदर लोन ले लेते हैं, या फिर ऐसी प्रतिभूतियों का इस बाजार के अंदर क्रय विक्रय किया जाता है जो कि 1 वर्ष के बाद क्या होगी, रिडीम होगी। तो इसमें लेन देन करने के कितने तरीके हैं, इस बाजार में लेन देन करने के 2 तरीके हैं। अब यहां पर अपन को एक बात और समझनी है, इस बाजार का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, इस बाजार का कोई भौगोलिक क्षेत्र, भाई जैसे स्टॉक एक्सचेंज का तो भौगोलिक क्षेत्र है, इस बाजार का कोई भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एक तरीके से फिजिकल एरिया नहीं होता, यानी कि कोई बिल्डिंग नहीं होती है इस बाजार की, इस बाजार का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। तो ये अपन को याद रखना है, इस बाजार का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। इसमें अधिकतर लेन देन, इसमें अधिकतर लेन देन टेलीफोन, इसमें अधिकतर लेन देन टेलीफोन व
फैक्स के माध्यम से किए जाते हैं। इसमें अधिकतर लेन देन टेलीफोन व फैक्स के माध्यम से किए जाते हैं। तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है इस मार्केट की नहीं है। जैसे कि भाई स्टॉक मार्केट की तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन मनी मार्केट की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इसमें अधिकतर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं? टेलीफोन व फैक्स के थ्रू किए जाते हैं। किसके थ्रू? टेलीफोन व फैक्स के थ्रू किए जाते हैं। और अपन को ये बात ध्यान रखनी है, इसका कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है ना। इस बाजार का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। इसमें अधिकतर लेन देन कैसे किए जाते हैं? टेलीफोन व फैक्स के थ्रू किए जाते हैं। दो प्रकार के लेन देन होते हैं, या तो नगद में ऋण ले लिया जाता है 1 वर्ष का, या फिर ऐसी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है जिनका शोधन 1 वर्ष के अंदर होगा, या और ये कार्यशील पूंजी को जुटाने का एक अच्छा वित्त का स्रोत है। और इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं। और इस मार्केट के थ्रू कंपनियां कौन सा फंड कलेक्ट करती है? शॉर्ट टर्म फंड्स क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं। अब जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाने की उसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मुद्रा बाजार जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा बाजार में जो संस्थान यानी कि मुद्रा बाजार में जो संस्थान यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, मुद्रा बाजार में जो संस्थान या संगठन यानी कि इंस्टीट्यूशन और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना। मुद्रा बाजार में जो संस्थान या संगठन यानी कि इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हैं, क्या है? इंक्लूड हैं, यानी कि जो यहाँ पर क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, इंक्लूड हैं, वो निम्नलिखित हैं। वो क्या है? निम्नलिखित हैं। और ये आपको अच्छी तरीके से जो है रट कर जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा बाजार में पार्टिसिपेट करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमको इस चीज़ का याद रखना है। तो पहला संस्थान जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। मुद्रा बाजार में इंक्लूड संस्थानों में क्या है? एक तो है RBI, फिर है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। फिर है वाणिज्यिक बैंक। कौन है? वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक। फिर है भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। कौन सा है? LIC। उसके बाद है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय
यूनिट ट्रस्ट, यानी कि इसको अपन इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट को यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और एक है सामान्य बीमा निगम, कौन सा है, सामान्य बीमा निगम, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सामान्य बीमा निगम, यानी कि जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये ध्यान रखना कि मुद्रा बाजार के अंदर जो संस्थान या संगठन क्या हैं, इंक्लूड हैं, अंतर्निहित हैं, वो कौन कौन से संस्थान हैं। और एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, और मैंने देखा है एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये इंक्लूड है, इसका मतलब ये मुद्रा बाजार में क्या करते हैं, ये संस्थान जो हैं ये मुद्रा बाजार में क्या करते हैं। इंक्लूड से मतलब क्या है, ये मुद्रा बाजार के अंदर लेन देन करते हैं। मुद्रा बाजार में क्या करते हैं, तो मुद्रा बाजार में लेन देन करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा मुद्रा बाजार में लेन देन करने वाले जो संस्थान हैं उसमें फर्स्ट है आरबीआई, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर कॉमर्शियल बैंक्स, फिर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सामान्य बीमा निगम यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये जो संस्थान है ये क्या करते हैं, मुद्रा बाजार के अंदर क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। तो ये तो क्या है, मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुद्रा बाजार में क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। तो एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से, मुद्रा बाजार के उपकरण। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार के उपकरण, यानी कि अपन कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। यदि हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम लोग मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो देखो मनी मार्केट के जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से लेन देन किया जाता है वो कितने उपकरण हैं, वो हैं 5 उपकरण। कितने उपकरण हैं, 5 उपकरण हैं जिनके माध्यम से मुद्रा बाजार में क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। और मुद्रा बाजार में लेन देन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। तो मुद्रा बाजार के वो उपकरण जिनके माध्यम से मुद्रा बाजार में लेन देन किया जाता है वो कौन से हैं। यदि हम इनकी बात करें तो ये 5 उपकरण हैं। कितने उपकरण हैं, 5 उपकरण हैं। तो देखो पहले अपन 5 उपकरणों के नाम लिख लेते हैं। एक तो है मांग मुद्रा, क्या है, मांग मुद्रा, इसको अपन क्या कहते हैं, कॉल मनी। क्या कहते हैं, कॉल मनी। मांग मुद्रा के बाद जो दूसरा उपकरण यहाँ पर है वो है राजकोषीय बिल यानी कि ट्रेजरी बिल, राजकोषीय बिल यानी कि ट्रेजरी बिल। उसके बाद जो तीसरा उपकरण है वो कौन सा है, तीसरा उपकरण है व्यापारिक बिल यानी कि कॉमर्शियल बिल, व्यापारिक बिल यानी कि कॉमर्शियल बिल।
चौथा उपकरण कौन सा है? चौथा उपकरण है वाणिज्यिक पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर। वाणिज्यिक पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर। और पांचवा उपकरण कौन सा है? जमा प्रमाण पत्र। पांचवा उपकरण कौन सा है? जमा प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये 5 उपकरण वो उपकरण हैं जिनके माध्यम से मुद्रा बाजार में क्या किया जाता है? मुद्रा बाजार में लेन देन किया जाता है, जिनके माध्यम से अल्पा अवधि ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म फंड्स को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है या कौन सा मुद्रा बाजार के उपकरणों में शामिल नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह के प्रश्न भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने एक बार इन सारे उपकरणों को जो है एक साथ रखा है ताकि आपको ये 5 के 5 पहले एक बार पता लग जाए कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे मनी मार्केट में क्या किया जाता है? ट्रांजैक्शन किया जाता है। अब इनको एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग जिसकी बात करेंगे वो है मांग मुद्रा। किसकी बात करेंगे? मांग मुद्रा की बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ही मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मांग मुद्रा की यदि अपन लोग बात करें कि मांग मुद्रा क्या होती है, तो देखिए मांग मुद्रा का अर्थ होता है मांग पर प्राय एक दिन के लिए मुद्रा उधार लेना। मांग मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मांग पर प्राय एक दिन के लिए मुद्रा, मांग पर प्राय एक दिन के लिए मुद्रा उधार लेना क्या कहलाता है? मांग मुद्रा कहलाता है। यानी कि सामान्यतः मांग कर एक दिन के लिए मुद्रा उधार लेना क्या कहलाता है? मांग मुद्रा कहलाता है। इसका प्रयोग बैंकों के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, इसका प्रयोग बैंकों के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो ये जो उपकरण होता है, इस उपकरण का प्रयोग कौन करता है? बैंक करते हैं। और ज़्यादातर बैंक क्यों करते हैं? CRR को मेंटेन करने के लिए। यानी कि जो डेफिशिएट बैंक होता है वो सरप्लस बैंक से क्या करता है? कैश को एक दिन के लिए 2 दिन के लिए क्या कर लेता है? उधार ले लेता है, ताकि वो अपने CRR को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। इसके अलावा मतलब अपन ऐसे लिख लेते हैं, बैंक के अलावा
इसका प्रयोग बैंक के अलावा इसका प्रयोग बीमा कंपनियों व म्यूचुअल फंड्स, पारस्परिक कोष जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी किया जाता है। देखो अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि एग्जाम में ये चीज तो पता है कि भाई मांग मुद्रा का अधिकतर प्रयोग जो है बैंक करते हैं, लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि बैंकों के अलावा मांग मुद्रा का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोग अटक जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग बीमा कंपनियों या पारस्परिक कोषों यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसका लेन देन टेलीफोन पर किया जाता है। इसका लेन देन टेलीफोन पर किया जाता है, यानी कि वर्बली, है ना, टेलीफोन पर किया जाता है। तो अपन को देखो सारी इंपॉर्टेंट लाइनें जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने निकाल कर रख रहा हूं, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बैंक मांग मुद्रा, इसे बैंक मांग मुद्रा, बैंक मांग मुद्रा का अर्थ क्या हो गया, इंटर बैंक कॉल मनी, इंटर बैंक कॉल मनी, इसे बैंक मांग मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग क्या है, अधिकतर बैंकों के द्वारा किया जाता है, तो इसे इंटर बैंक कॉल मनी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर चुकाए जाने वाला ब्याज मांग दर कहलाता है। इस पर चुकाया जाने वाला ब्याज मांग दर यानी कि कॉल रेट कहलाता है। यह बहुत ही अस्थिर होता है। ये बहुत ही क्या होता है, अस्थिर होता है, क्योंकि यह दिन व घंटों के अनुसार, क्योंकि यह दिन व घंटों के अनुसार क्या है, बदलता रहता है। दिन व घंटों के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि ये जो हम कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट चुकाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वोलेटाइल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, अस्थिर होता है। ये दिन व घंटों के अनुसार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और यदि हम बात करें कि भाई इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है वो बहुत कम होती है। मांग मुद्रा की परिपक्वता अवधि, इसकी परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड, इसकी परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही कम होता है। सामान्यतः 1 से 15 दिन,
यानी कि अगर आपने मांग मुद्रा ली है तो आपको 1 से 15 दिनों के भीतर उसको क्या करना होगा, लौटाना होगा। तो इसकी परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और अपन को एक चीज और लिखनी है कि मांग मुद्रा की ब्याज दर और अन्य प्रतिभूतियों के अंदर क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। मांग मुद्रा की ब्याज दर, मांग मुद्रा की ब्याज दर व दूसरी प्रतिभूतियों में विपरीत संबंध होता है, दूसरी प्रतिभूतियों में विपरीत संबंध होता है। बैंक रेट के हाई होने से क्या होता है, दूसरी प्रतिभूतियों की प्राइस कम हो जाती है, और बैंक रेट की प्राइस बढ़ने से क्या होता है भाई, दूसरी प्रतिभूतियों की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बैंक रेट कम होती है तो दूसरी प्रतिभूतियों की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। हालांकि मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके सामने यहां पर लिख दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भाई मांग पर प्राय 1 दिन के लिए मुद्रा उधार लेना, यानी कि इसके अंदर सामान्यतः जो है 1 दिन के लिए मुद्रा जो है उधार ली जाती है मांग कर, तो उसे अपन कहते हैं मांग मुद्रा। और इसका जो सर्वाधिक प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैंकों के द्वारा। और बैंक इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किसके लिए करता है, अपने CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए। बैंकों के अलावा इसका प्रयोग बीमा कंपनियों के द्वारा और म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा भी किया जाता है। और इसका जो लेन देन होता है वो किस पर होता है, टेलीफोन पर होता है। देखो क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में बनकर आ सकता है, तो इसका लेन देन किस पर किया जाता है, टेलीफोन पर किया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग बैंकों के द्वारा होता है, इसलिए इसे इंटर बैंक कॉल मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर बैंक कॉल मनी, यानी कि बैंक मांग मुद्रा। मांग मुद्रा को बैंक मांग मुद्रा भी कहा जाता है, यानी कि इंटर बैंक कॉल मनी भी कहा जाता है। इस पर चुकाया जाने वाला ब्याज क्या कहलाता है, मांग दर, यानी कि कॉल रेट कहलाता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अस्थिर होता है, क्योंकि ये घंटों और दिन के अनुसार बदलता रहता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर मैं वापस बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ 1 to 15 डेज, ये इसका क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है। और इसकी जो ब्याज दर होती है और दूसरी प्रतिभूतियों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, यानी कि बैंक रेट बढ़ेगी तो दूसरी प्रतिभूतियों की प्राइस कम हो जाएगी, बैंक दर घटेगी तो दूसरी प्रतिभूतियों की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो विपरीत संबंध होता है। तो आप लोगों को मांग मुद्रा जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मांग मुद्रा आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है एकदम अच्छी तरीके से। अब इसके आगे की जो क्लास है अपन थोड़ी देर में वापस स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे की क्लास अपनी हो चुकी है। तो अपन ने जो है इस वाली क्लास के अंदर जो है एक तो फाइनेंशियल सिस्टम को समझा, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट अलग अलग होते हैं इस बात को समझा, फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं इस बात को अपन ने समझा। फाइनेंशियल मार्केट को अपन ने 2 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया। फिर मनी मार्केट को अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहले हम लोगों ने मनी मार्केट के अर्थ को समझा कि भाई मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से अपन लोगों ने जाना, है ना। और इसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होता है ना, और इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो इन्वॉल्व हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, और इसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। और उसके अंदर अपन लोगों ने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है मांग मुद्रा, उसके बारे में अपन लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। तो इस क्लास के अंदर अपन लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया।
कॉल मनी तक। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।